हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने रेलवे में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को समायोजित किया है। दोस्तों, ये वीडियो खास तौर पे ग्रुप डी अभ्यर्थियों के लिए बनाई गई है, जो कि रेलवे द्वारा ग्रुप डी परीक्षा के लिए एप्लीकेबल है। इस प्रश्न में हमने रेलवे द्वारा विभिन्न वर्षों में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को समायोजित किया है। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, इस श्रृंखला में पहला प्रश्न है 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, नीचे मैंने दे रखा है आरआरबी ग्रुप डी 20/9/2018 की थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है, 18/9/2018 की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है, 27/9/2018 की पहली शिफ्ट में पूछा गया है, 9/8/2018 की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया। तो ये क्वेश्चन लगभग बार बार पूछा जाता है। तो इसका उत्तर जानने के लिए, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जैसे कि इसमें दिया है 1 किलो वाट, मतलब वाट को जो है ये जूल पर सेकंड हम कन्वर्ट कर लेते हैं, और 1 किलो वाट आवर को, देखिए 1 किलो को हमने 1000 रख लिया और घंटे को हमने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, मतलब 60 इंटू 60, और उसके बाद सेकंड से सेकंड कट जाएगा तो जूल्स बच जाएगा। तो ये आंसर जूल्स में आएगा। तो इसका आंसर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी उत्तर जो है वो उसका सही उत्तर है। जैसे दिख सकता है आपको 3.6 इंटू 10⁻6 जूल ऑप्शन सी में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, त्वरण की इकाई क्या है, एक्सेलरेशन की इकाई क्या होती है। एक्सेलरेशन की इकाई क्या होती है, जैसे कि हमें पता है एक्सेलरेशन जो ए होता है वो डीवी ओवर डी होता है, मतलब कि जो डीवी की इकाई होती है वो होते हैं मीटर पर सेकंड, और टी की जो इकाई होती है वो सेकंड्स होती है। तो सेकंड और सेकंड की मल्टीप्लाई तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन सी इसमें जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दाब की ऐसा इकाई क्या है। दाब मतलब प्रेशर। P बराबर F अपॉन ए होता है, जहाँ F जो है वो फोर्स है और ए जो है वो नॉर्मल फोर्स में परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया दिया जाता है। तो फोर्स को हम न्यूटन में नापते हैं और एरिया को मीटर स्क्वायर में। तो प्रेशर की जो यूनिट होगी वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी, इसी को हम पास्कल भी कहते हैं। तो इसमें न्यूटन प्रति वर्ग मीटर जो है वो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, इसके अंदर दिया है पक्षियों को जोर आगे की ओर और लिफ्ट यानी ऊपर की ओर गति मिलती है किसके द्वारा। इसके अंदर ऑप्शन दे रखा है आपका, ए है वायु कोश, दूसरा है आपका पंख फड़फड़ाना, सी है आपका पंख का मुड़ना, और डी है पंखों के आकार जो हवाई जहाज के ब्लेड के समान है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है पक्षियों को जो है ना आगे की ओर ऊपर की ओर मिलता है। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पंख का फड़फड़ाना, फ्लैपिंग ऑफ विंग्स। इसके द्वारा जो पक्षियां हैं वो अपना आगे की ओर ऊपर की ओर उड़ती हैं। अगला क्वेश्चन, शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई बताइए। शक्ति मतलब पावर की इंटरनेशनल यूनिट क्या है। तो वॉट होती है पावर की, हम सब जानते हैं पी बराबर W/T होता है। इसकी अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है, शक्ति की वाट। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ध्वनि की प्रबलता किसमें नापी जाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डेसिबल में। जैसे कि मैंने प्रिंट कर रखा है इसके अंदर, देखिए 10 डेसिबल तक की जो बात होती है वो फुसफुसाना को हम 10 डेसिबल तक को मेजर कर सके हैं। दूसरा है 30 डेसिबल तक में हम विस्परिंग यानी गपशप को कह सकते हैं, और उसके बाद 60 डेसिबल तक को नॉर्मल कन्वर्सेशन होता है, 90 डेसिबल तक लाउड ट्रैफिक होता है, 120 डेसिबल तक का रॉकेट कंसर्न या प्लेन थ्रेशोल्ड बोल सकते हैं, और रॉकेट की या प्लेन की आवाज को 140 डेसिबल जो है वो जेट इंजन है, जो कि हमारे कान के डैमेज भी कर सकती है। ये एक डेसिबल स्केल था जिसमें आप माप सकते हैं कितनी डेसिबल आवाज तक हम सुन सकते हैं। तो 60 डेसिबल तक की आवाज जो है वो हमारे लिए नॉर्मल। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोधकता की इकाई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी कितनी है, क्या होती है। तो इसका ओम मीटर होता है। जैसे कि हम जानते हैं प्रतिरोधकता क्या होता है, वो होता है इलेक्ट्रिक फ्लो को। अगला क्वेश्चन, एक कूली जमीन से 20 किलोग्राम का भार जमीन से 2 मीटर तक अपने सर पर रखता है, तो कूली द्वारा किए गए कार्य की गणना करनी है। तो हम सब जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है, W बराबर F/S होता है। F फोर्स, कितना फोर्स उसने उठाया, इंटू S मतलब की दूरी, कितनी दूरी। तो फोर्स कितना उठाएगा, mg, m कितना है यहाँ पे 20 किलोग्राम और g 10, तो 20 इंटू 10, और कितने ऊपर उठाया 2, तो mgh ये लगाएंगे हम फार्मूला, यहाँ से निकल आया आपका 400 जूल। 400 जूल ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, मोहन 40 किलोग्राम वजन तथा वह 10 सेकंड में 50 सीढ़ी चढ़ जाता है, यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, तो मोहन की शक्ति। अब पावर बतानी, पावर बराबर क्या होता है, W/T होता है। तो W पहले एक्सप्रेशन की तरफ केवल W निकालेंगे, तो W mgs से निकाल देंगे हम। तो mgs यहाँ से देखिए P बराबर mgh हमने लगाया है, यहाँ पे जो सारी चीजें दे रखी थी उसके हिसाब से हमने यहाँ पे mgh लगाया, तो यहाँ पे आपका 40 गुणा 10 गुणा 7.5 ये mgh आ गया, और इसी को T से भाग कर देंगे। तो T कितना दे रखा है यहाँ पे, T दे रखा है यहाँ पे आपको 10 सेकंड, तो 10 से भाग कर देंगे इसको, तो ये आपका 300 वॉट्स आ जाएगा। तो पावर उसकी 300 वाट, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, एवरेज शक्ति, औसत शक्ति या एवरेज पावर को गणना करना है। तो एवरेज पावर क्या होता है, कुल किया गया काम बटा कुल लिया गया समय। तो इसमें क्या है, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है, कुल किया गया कार्य बटे कुल तय की
दी गई दूरी या समय। अगला आपको बताना है, फ्रीजिंग पॉइंट बताना है। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, वो फ़ारेनहाइट स्केल पे बताना है आपको। तो कितना होता है इसका, ये होता है आपका ऑप्शन डी 32 फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 73.15 केल्विन पे जो है ना एटमॉस्फेयर जो होता है वो 1 atm होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज मैक्सिमम, मतलब इसमें सबसे ज्यादा ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, द्रव, ठोस, प्लाज्मा और गैस। सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, सबसे ज्यादा जो है वो गैसों की होगी, क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल सब्सटेंस डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। सबसे ज्यादा होगी आपकी गैसेस की, फिर लिक्विड की और फिर सॉलिड की, क्योंकि फ्री जो इलेक्ट्रॉन्स है सबसे ज्यादा गैसों में होते हैं, फ्री होते हैं, इधर से उधर कहीं भी मूव कर सकते हैं। सॉलिड में फिर कम होता है, उसके बाद लिक्विड में थोड़ा ज्यादा होता है सॉलिड से, और लिक्विड को हम बीच में रखते हैं, तो सबसे ज्यादा होती है वो गैसेस की। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन अधिक कार्य कर सकता है, मतलब कि उठा हुआ हथौड़ा, एक चली हुई गोली, या तेजी से आता हुआ पत्थर, या घूमता हुआ पहिया। इनमें सबसे ज्यादा काम क्या करेगा? काम मतलब कि कार्य, W बराबर F × S होता है, तो सबसे ज्यादा जो दूरी तय करेगा वही सबसे ज्यादा काम। तो इसके अंदर जो ऑप्शन बी है, चली हुई गोली, वो सबसे ज्यादा दूरी काम करेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा दूरी वही तय करेगी, तो सबसे ज्यादा काम वही करेगा। इसमें पूछा है किसी वस्तु पर किए गए कार्य किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए है विस्थापन पर, ऑप्शन बी है आपका बल और विस्थापन के बीच के कोण पर, ऑप्शन सी है प्रयुक्त बल पर, ऑप्शन डी है वस्तु के द्रव्यमान पर। तो देखिए, वस्तु का द्रव्यमान पे तो काम नहीं करता, तो जिसमें ऑप्शन डी है वो नहीं। 1 2 3 मतलब पहले के शुरू के जो तीनों है उनमें डी है, तो ये तीनों नहीं हो सकता। ऑप्शन डी है ए, बी और सी, मतलब कि विस्थापन पर, बल पर और बल और विस्थापन के बीच बने कोण पर प्रयुक्त बल। तो इन तीनों पर डिपेंड करता है हमारा किया गया कार्य। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जब आप एक रबर बैंड को खींचते हैं तो हस्तांतरित मतलब कि जो ट्रांसफर एनर्जी है वो कौन सी होती है? तो इनिशियल स्टेज में जब हम उसको खींचते हैं तो वर्क हमें उसके ऊपर करना पड़ता है। दूसरा है कंजर्व, जब हमने खींच रखा है उस समय पोटेंशियल एनर्जी जो है वो उसमें स्टोर हो गई है। जैसे हम उसको छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं रबर बैंड को, तो जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। तो ट्रांसफर कौन सी हुई? पोटेंशियल एनर्जी। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है, पोटेंशियल एनर्जी जो है यहाँ पे स्थानांतरित हो गई। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है? किलोवाट आवर। हम सब जानते हैं, इसके क्या ऑप्शन है? ऑप्शन ए किलोवाट आवर। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित होता है? तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे आधारित होता है, जो कि ऊष्मा गति का तृतीय नियम होता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसी पर रॉकेट की लॉन्चिंग आधारित होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 1 किलोग्राम की वस्तु को 10 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है, गुरुत्व बल बताना है। तो वही कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इसमें? mgh के बराबर होगी। m कितना है इसके अंदर? 1 किलोग्राम, और g की वैल्यू यहाँ पे इन्होंने दे रखी है क्या? 9.8 लेनी है, लेकिन ये उसके अगेंस्ट जा रहा है, गुरुत्व बल नीचे की ओर लग रहा है और हम इसके ऊपर की उठा, तो g की वैल्यू यहाँ पे माइनस में आएगी। तो इसका इंटू 10 कितना है? 10 मीटर उठाया गया, तो इसका आंसर होगा -98 जूल। -98 जूल ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 98 जूल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा है, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? हम सब जानते हैं F बराबर m है। m फॉर मास, A फॉर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मापते हैं और मास को किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत होती है, यदि ऊर्जा को जूल में नापे तो क्या होगा? जैसे कि हम सब जानते हैं एक यूनिट मतलब कि 1 किलोवाट कितने के बराबर होती है? 3.6 × 10⁻⁶ जूल के बराबर होती है, और एक 5 दिनों में 100, तो 3.6 × 10⁻⁶ को हमने 100 से गुणा कर दिया, तो आंसर आ जाएगा 3.6 × 10⁸ जूल। तो 3.6 × 10⁸ जूल, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है इसका। ये देखिए ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष द्वारा किसे नापा जाता है? तो हम सब जानते हैं प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक होता है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। एक प्रकाश वर्ष जो है 9.461 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा किसके बराबर होता है? तो हम सब जानते हैं 1 किलोवाट घंटा जो है वो 3.6 ×
10⁶ जूल के बराबर होता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही होता है। अगला क्वेश्चन, लेंस की क्षमता ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता को हम डायप्टर में नापते हैं। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न की ओर चलें, विभवांतर नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हम सब जानते हैं विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टमीटर से नाप। अगला क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा गाड़ियों में नापने के लिए किया जाता है। गाड़ियों में क्या नापा जाता है? तो ओडोमीटर से हम दूरी नापते हैं। आपने देखा होगा दूरी का मीटर लगा होता है जो घूमता है, जो डिस्टेंस बताता है कितने किलोमीटर आपने चल दिया, वही ओडोमीटर। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, जहाजों में क्या नापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, पानी की गहराई नापने के लिए इको लोकेशन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है? तो जब बल संतुलित होगा तो एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे एक वस्तु की स्थिर अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा। अगर जब वस्तु है एक बल ज्यादा है कम है तो एक तरफ भाग जाएगी, तो स्थिर अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा। बल संतुलित है तो स्थिर अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा। बराबर बल लग रहा है तो स्थिर अवस्था कैसे चेंज होगी? एक वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन भी नहीं होगा, एक वस्तु की गति में परिवर्तन भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए जो बिल्कुल सही ऑप्शन है इसका, जिसकी जो है वो अगर संतुलित बल है तो दोनों तरफ से बराबर बल लगा, उसकी आकृति थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यदि किसी गतिमान पिंड की चाल को दोगुना कर दिया जाए तो क्या होगा? इसकी स्थिति ऊर्जा दुगुना हो जाएगी, इसका त्वरण दुगुना हो जाएगा, इसका संवेग दुगुना हो जाएगा, या इसकी गतिज ऊर्जा दुगुना हो जाएगी? तो मैं आपको बता दूं इसका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। इसका संवेग जो है वो दुगुना हो जाएगा। क्या बढ़ाया गया? गतिमान पिंड की चाल यानी v को दोगुना कर दिया गया। तो सब पे सारे फॉर्मूले देख लीजिए यहाँ से, P बराबर mgh, यहाँ पे v का कोई काम नहीं है। दूसरा एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन dv/dt होता है, इसको बढ़ाएंगे तो ये एक्सेलरेशन आधा हो जाएगा। उसके बाद P बराबर mv होता है, तो यहाँ से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v है, मतलब संवेग। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका दुगुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है? तो हमने जानते हैं एक फॉर्मूला होता है बराबर Gm1m2/r²। यहाँ से देखा जा सकता है तो ऑप्शन आपको दे रखा है डिस्टेंस बिटवीन देम, उसकी दूरी पर निर्भर करता है, नहीं, व्युत्क्रमानुपाती है। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस मतलब कि गुणनखंड बिल्कुल सही। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इस पर निर्भर करता है? निर्भर नहीं करता है, बिल्कुल करता है इस पर। सम ऑफ देयर मासेस, सम पे नहीं, सम पर निर्भर नहीं करता है। तो इसमें पूछा भी गया था किस पर निर्भर नहीं करता है, तो ऑप्शन है इसका ऑप्शन डी, इनके मास के योग के बराबर पर निर्भर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो उस पर काम करते हैं तो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? जो उसमें स्टोरेज एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, वो क्या होगी? शून्य होगी या परिवर्तित होगी, बढ़ती है या घटती है? तो इसका सही उत्तर है बढ़ जाएगी। पता है क्यों? क्योंकि F बराबर जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -kx होता है। तो k यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट है, हाफ kx² होता है। पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx² होता है, k स्प्रिंग कांस्टेंट होता है और x² जो है वो डिस्टेंस होता है मीन पॉइंट से। तो हमने इसको कंप्रेस किया है तो उसकी डिस्टेंस को बढ़ाया है, x को बढ़ा दिया गया है, तो x बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।